नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से। आज हम एक नए सीरीज चलाने जा रहे हैं जो आपको प्रतियोगिता दर्पण से आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो भी न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। यह सीरीज 6 मंथ के करंट अफेयर कवर करेगा जो जनवरी से लेकर आपको अभी मई तक है, 5 मंथ का। उसके बाद आपको धीरे धीरे इसी तरह से 2-2 महीने का सेपरेट वीडियो बना देंगे। जो एग्ज़ाम में खासा परेशानी होती है कि एक बार हम लोग पीटी पूरा पढ़ते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये इस महीने बदल गया, ये इसके महीने में क्या होगा, ये क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें सुधार करने के लिए केवल राष्ट्रीय घटनाक्रम जो होगा उसको एक तरफ देखेंगे। मंथली भी करंट अफेयर देखा जाएगा, लेकिन पहले हम 5 महीने तक ऐसे हम आप लोग को बता रहे हैं। प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय घटनाक्रम है और वीडियो अच्छा लगेगा। हाँ, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जहाँ से एग्जाम में 99% पूछने की संभावना होती है। ठीक है, हम आपको प्रतियोगिता दर्पण 2013-14 से पढ़ रहे हैं, आज 21 से। और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस एग्जाम में हमको खासा अनुभव है। एसएससी, बीपीएससी, चाहे बिहार के कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी के 3 बार अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट मेरा 2 बार हुआ भी, लेकिन फिजिकल नहीं दिए। और इस तरह से बीपीएससी मेरा 3 बार अच्छा खासा मार्क्स आया है, जिसको हम उल्लेख किए हैं। आपको 64वीं में 119 मार्क्स आया था, 65वीं में 107 मार्क्स आए थे और 66वीं में 122 मार्क्स आए हैं। ठीक, तो इसका अनुभव आप लोग को भी मिलेगा। बिहार अभी हाल ही में एग्जाम हुए थे जो ईएसआई का, बिहार दुर्ग का हम फॉर्म नहीं भरते हैं, लेकिन इस बार भरे हुए हैं। तो ईएसआई का एग्जाम हुआ है, उस पर मेरा 19+ सही था 100 में। ठीक, चलिए, कुछ एग्ज़ाम क्लियर हुआ है मेरा, ऐसा मत समझिए केवल एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन पसंदीदा जॉब नहीं मिलने के कारण नहीं किए। चलिए, नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब मेरा इसी अनुभव का फ़ायदा आप लोग को पहुंचाएंगे हम, और आपको जो भी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम है वहाँ से प्रतियोगिता दर्पण के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, महत्वपूर्ण बन भी जाते हैं। बीपीएससी में कभी आपको जो भी करंट पूछेगा उसको 80% यहीं से पूछता है, कभी कभी 40-50% कर देता है। एक ये नहीं कहेंगे कि प्रतियोगिता में पढ़ लीजिएगा तो आपका करंट पूरा पका जाएगा, लेकिन एक बेसिक होता है। उसके बाद हम मंथली सीरीज चलाएंगे, उसमें आप लोग देख सकते हैं। या जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा या कोई एग्ज़ाम होगा तो वार्षिक करंट अफेयर, जैसे मंथन का करंट अफेयर अच्छा है उसको हम करा देंगे, वो अच्छा होता है। तब बीपीएससी के लिए आप लोग पीडी प्लस मंथन पढ़ के जाइएगा। मेरा अनुभव करता है 3 बार एग्जाम जो भी दिए हैं उसके अनुसार आपको करंट अफेयर छूटेगा नहीं। हाँ, बिहार स्पेशल का करंट पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो आपको जो भी 30-35 करंट पूछता है वहाँ से आपको हम 90% करंट अफेयर करके आते हैं। आप भी करके आइएगा अगर हमको फॉलो करते हैं, या आप इस बुक को पढ़ते हैं अपने स्तर से, अगर हम जैसे पढ़ते हैं उस तरीक़ा से। तो आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो मोटिवेट कर दीजिएगा, शेयर, लाइक और कमेंट करके, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। थोड़ा सपोर्ट कीजिए लोग, ताकि हम हमारा इंपॉर्टेंट टाइम जो होता है इसमें आप लोग को देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इस सीरीज को। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद पर बरकरार। अब ये न्यूज़ जो है अभी हाल ही में नवंबर में क्या हुए, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है। उस चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला और एनडीए गठबंधन के आपको नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। ठीक, हम लोग को इसमें इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम में पूछेगा जाएगा उसी से मतलब है, कहानी से मतलब नहीं। हाँ, आप लोग अगर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं तो एक बार डिटेल से पूरा पढ़िएगा, जरूर फायदे होते हैं। ठीक है, ऐसे हम कौन कौन पॉइंट याद करना है वो बता रहे हैं, लेकिन एक बार अपने से जरूर इसको पढ़िएगा। किसी के भावगा में नहीं है कि इतना ही पढ़िए, नहीं, पूरा पढ़िएगा, नॉलेज होता है, नॉलेज आपका बूस्ट होगा। क्वेश्चन अगर जटिल करता है तो आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, लेकिन हम जो पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं उससे अधिक बार क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक, बिहार विधानसभा के अक्टूबर-नवंबर 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुआ, जिसमें आपको सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। बीपीएससी के जो एग्जाम होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा, क्योंकि इसके पहले 66 एग्जाम हो गया, लेकिन सीडीपीओ एग्जाम है, उसका और सारा एग्जाम है, उसमें आप याद कर सकते हैं कि चुनाव 3 चरणों में हुआ। ठीक, इतना बात याद रख सकते हैं। और देखिए, सभी एग्जामों के लिए ये जरूरी है, आपको 243 सदस्यीय विधानसभा है। कितना सदस्य है विधानसभा, बिहार विधानसभा? तो 243 सदस्य है, याद रखिएगा। ठीक,
जिसमें आपको एनडीए को 125 सीटें और आरजेडी और महागठबंधन को 110 सीटें कुल मिलाकर मिली। ठीक, बस इतना ही आपको याद रखना है। याद रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन बस इसमें यही याद करना है कि एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और 243 आपको क्या कहते हैं सदस्य विधानसभा है। बस बस बस, इससे आगे कुछ नहीं। नेक्स्ट आते हैं आपको एनडीए की 125 सीटों में भाजपा की सीटों की संख्या 74 तथा जनता दल यूनाइटेड की सीटों की संख्या 43 है। मुकेश सहनी की विकास इंसान पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान अवामी मोर्चा को 4 सीटें भी एनडीए की 125 सीटों में शामिल है। इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। बिहार से हैं तो इतना याद रखिए कि वीआईपी पार्टी किनकी है और आपको हिंदुस्तान अवामी लीग का मोर्चा का अध्यक्ष कौन है, बस इतना याद रखना है। तो विकास इंसाफ पार्टी या वीआईपी का अध्यक्ष मुकेश सहनी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का अध्यक्ष जीतन राम मांझी हैं। इतना आप लोग को याद रखना है। चलिए, तो याद आपको इसमें रखना है कि बिहार विधानसभा के कितना सदस्य है, तो 243 सदस्य है। चुनाव अक्टूबर नवंबर में है, एनडीए को बहुमत मिला है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं और न्यूज। अब देखिए सबसे बड़ी पार्टी जो उभरी वो थी आरजेडी 75 सीट और महागठबंधन के आपको आरजेडी को 74 सीट, सॉरी महागठबंधन के आरजेडी को 75 सीट और बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। इसकी आवश्यकता नहीं है याद करने की। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। हाँ, बिहार के राज्यपाल कौन है अभी, फगुन चौहान। बिहार के राज्यपाल कौन है, फगुन चौहान। याद रखिएगा। बिहार जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं वो कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो 7 बार। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इतना याद करना। नीतीश कुमार किस पार्टी से है, तो जनता दल यूनाइटेड से। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। बाकी सब कोई आवश्यकता नहीं है आपको याद करने की। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए, तो कृष्ण सिंह। 1935 श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस से हुए थे। 1935 का जो चुनाव हुआ था उस समय बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो प्रथम प्रधानमंत्री यूनिस खान बने थे। यूनिस खान बने थे। ठीक है, देखिए श्री कृष्ण सिंह के पार्टी कांग्रेस को बहुमत मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद आपको यूनिस खान दूसरे पार्टी के थे, वो आपको अपना सरकार बनाए थे, लेकिन बाद में जब कांग्रेस तैयार हुई सरकार बनाने के लिए तो यूनिस खान इस्तीफा दे दिए और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। ठीक, ये बात आप लोग को लिखा जाता है। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री यूनिस खान थे और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं। ठीक, और नीतीश कुमार आपको 7 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसी तरह से बिहार में कितना बार अब तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो 8 बार। प्रथम बार आपको बिहार में राज्यपाल, बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रथम बार बिहार में आपको राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो 1968 ईस्वी में। याद रखिए, जून 1968 ईस्वी में। इतना आपको इस न्यूज़ से आपको याद करना है। बिहार के एग्जाम के लिए खासे याद करना है जो बता दिए। और आपको जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको सिर्फ बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या 243, मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, बस इतना ही आप लोग को याद करना है। नेक्स्ट आते हैं, अन्य राज्यों में उपचुनाव वाले सीटों को भी भाजपा का दबदबा। इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है कि कहाँ कितना सीट मिला, बस सरकार किसकी है, मुख्यमंत्री कौन है, इतना याद रखिए, काफ़ी है। नेक्स्ट आते हैं, 11 सीटों के लिए आपको चुनाव में के पश्चात राज्यसभा में एनडीए की शक्ति कितनी हो गई, मजबूत हुई। उसका आवश्यकता नहीं है, बस इतना जानना है आपको कि जो राज्यसभा है उसका कितना सदस्य है, तो 245 सदस्य है, जिसमें 233 पर चुनाव होता है और आपको 12 पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक, और बिहार लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको 543 है। ठीक है, 2 मनोनीत होते हैं तो 545 हो गए। ठीक है, 543 चुनाव होता है, 2 मनोनीत होते हैं, आंगल भारतीय सदस्य मनोनीत होते हैं, जिसको अब रद्द कर दिया गया है। इस साल से इसको समाप्त कर दिया, आप 543 ही रह गए। ठीक, और आपको संविधान में कितने लोकसभा सीटों का उल्लेख है, तो 552 सीट है। 7 पे चुनाव अभी नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये 7 जो क्षेत्र है वो पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है।
ठीक। तो आपको 545 सदस्यीय लोकसभा अभी वर्तमान में था, मतलब 2 आंग्ल भारतीय, जिसको अब खत्म कर दिया गया है 2 आंग्ल भारतीयों को। तो अब बच गया लोकसभा सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी हो गई, तो 543 ही रह गई है, याद रखिएगा। संविधान में चर्चा कितना है, तो 552 की। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। केरल, झारखंड, पंजाब ने भी सीबीआई जांचों के लिए प्रदत्त समान सहमति वापस ली। अब देखिए हाल ही में जो आपको भाजपा से बाहर की जो सरकारी है, ठीक है, कांग्रेस का यहाँ का, तो वो लोग भाजपा सरकार पर आरोप लगाते थे कि सीबीआई का प्रयोग अपने हितों के अनुकूल करते हैं। ठीक, ऐसे सभी सरकार में आपको राज्य सरकार द्वारा आरोप लगाया जाता है। जैसे कांग्रेस का सरकार था तो भाजपा सहित राज्य भी इस प्रकार का आरोप लगाती थी, और सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता का पिज्जा भी कहा जाता था। तो उसी प्रकार से अभी हाल ही में आपको 9 राज्य ऐसे हो गए हैं जो आपको सहमति नहीं दिए हैं कि आप सीबीआई हमारे राज्य में आके जांच करेगी बिना पूछे हुए। पहले सहमति दिए थे, लेकिन अब उससे वापस आ गए, जिनकी संख्या 9 हो गई। ठीक, सीबीआई में क्या होता है, जांच करने के राज्यों से सहमति लिया जाता है, जिसमें पहले से ही इस पर हस्ताक्षर करके राज्य लोग अपना सहमति दे दिए हैं, जिसमें से 9 राज्य अब बाहर आ चुके हैं। इन राज्यों में आपको आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल सरकारी पहले से वापस आ गई थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, ये सब राज्य हैं। इतना बात याद रखिएगा। अभी हाल ही में आपको सीबीआई जांच के लिए राज्यों की समान सहमति से कितने राज्य वापस आ गए हैं, तो 9 राज्य आ गए हैं। अब और फैक्ट हम लोग देखते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध जांच के लिए 2008 में गठित एनआई को पूरे देश में जांच का स्वतंत्रता है। यहाँ पे याद करना है कि एनआई का गठन कब हुआ था, 2008 में। अब 2008 में ही क्यों हुई थी, आपको नवंबर में क्या हुआ था कि मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक, उसके बाद में आपको एनआई का गठन हुआ इस प्रकार के मामलों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए। ठीक, जहाँ पे राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है जांच करने के लिए। उसी तरह से ईडी भी अपने मामलों में राज्य सरकार का से सहमति नहीं लेता। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो आप पैसा छुपा कर रखे होंगे उसकी जांच पड़ताल होती है, कहाँ से पैसे इतने आए हैं, उस प्रकार की जांच होती है। अवैध संपत्ति की जांच होती है ईडी के तहत। ठीक है, इसको हम प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। इसके विपरीत सीबीआई का संचालन 1946 के दिल्ली पुलिस विशेष स्थापन अधिनियम के द्वारा होता है, जिसमें राज्यों की सहमति रहना आवश्यक होते हैं। तो सीबीआई का संचालन दिल्ली पुलिस स्थापन अधिनियम के तहत होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है एनआई के गठन कब हुआ था, 2008 में। इतने बातें रखिएगा। और सीबीआई का संचालन किसके मतलब आपको किस कानून के तहत होता है, तो दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत होता है। नेक्स्ट आते हैं हम PSLV C-49 के जरिए अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट EOS 01 का प्रक्षेपण। आपको इतना याद रखना है बस कि PSLV 49 के जरिए कौन सा सैटेलाइट का परीक्षण हुआ है, तो IOS, बस बाकी सब फालतू, कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अब यहाँ पे याद रखना है कि इसका प्रक्षेपण कहाँ से हुआ है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से हुआ है, बराबर यहीं पे होता है। तो श्री सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो हरिकोटा में है, याद रखिएगा। ठीक, जिसकी स्थापना आपको 1969 में हुआ था। इतना बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसी से संबंधित कुछ फैक्ट है। PSLV का अभी तक उड़ान है, तो प्रथम उड़ान जो हुआ था 1993 में हुआ था, जो असफल हो गया था, याद रखिए, सत्यंत्र रखना है। मोस्ट भी यह है, चंद्रयान को कब प्रक्षेपण किया था, 2018 में, चंद्रयान 2 को 2019 को, याद रखिएगा, जो असफल हुआ, आंशिक असफल हुआ। नेक्स्ट आते हैं, और चंद्रयान 1 को किस यान से प्रक्षेपण किया गया था, तो PSLV C-11 से। ठीक, PSLV C-11 से। और चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 से, जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है या फैटमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपको मंगलयान का प्रक्षेपण कब हुआ था, तो 2013 को 14वें कक्षा में गया। किस यान से हुआ था, तो PSLV 25 से। मोस्ट भी MOM को ही हम मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, PSLV 37 मोस्ट भी से आपको अभी तक भारत के द्वारा 104 उपग्रहों को एक साथ परीक्षण करने का रिकॉर्ड है, जिसको हाल ही में आपको अमेरिका के द्वारा तोड़ा गया है।
ठीक, इसमें आपको 101 विदेशी उपग्रह थे और 3 भारतीय उपग्रह थे। और एक पॉइंट है इसमें आपको याद करना है तो कर सकते हैं, ये 3 तो याद करना है। चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण PSLV-C11 से, चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण इसमें नहीं दिया है GSLV मार्क 3 से, जिसको बाहुबली या फाइटमैन के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण 2008 में, चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 2019 में हुआ था। ठीक है, उसी तरह से PSLV-25 के जरिए मंगलयान का प्रक्षेपण हुआ था 2013 में, 14 में अपनी कक्षा में गया। ठीक, उसी तरह से आपको 104 गो उपग्रह थे, किस यान से प्रक्षेपित हुआ था, तो PSLV-37 से। यहाँ सबसे अभी तक भारत ने अपना मतलब सबसे अधिक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, वो इनकी संख्या कितनी है, 104 है, जिसमें 101 विदेशी और 3 देशी, इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, आपको नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज जो है आपको है, पिनाका के उन्नत संस्करण के प्रक्षेपण के पश्चात क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब QRSM सिस्टम के सफल प्रक्षेपण। ये क्या है आपको, और कोई दुश्मन देश द्वारा आप पे अटैक किया जाता है तो उसको क्या करेगा, ये नियंत्रण करेगा, रिएक्शन देगा। ठीक, तो आपको अटैक नहीं करता है, ये रक्षात्मक टाइप का मिसाइल है पिनाका, याद रखिएगा। ठीक, अभी जब प्रक्षेपण हुआ तो इसमें कहाँ से हुआ, तो चांदीपुर से। चांदीपुर प्रक्षेपण स्थित कहाँ, इसको क्या नाम जानते हैं एक और, तो APJ अब्दुल कलाम मिसाइल प्रक्षेपण संस्था है जो उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए, और इसके साथ हाँ ये प्रक्षेपण जो हुआ तो एक पायलट रहित विमान को आकाश में उड़ाया गया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आपको वंशी। तो वंशी नामक विमान जो था वो आपको आकाश में आ रहा था। ठीक है, ये विमान है आपका। यहाँ से मिसाइल क्या किया, ये इसको दुश्मन मतलब ऐसा बताया गया मिसाइल को, ये दुश्मन देश का मिसाइल है, तो उस पर क्या किया, अटैक करके इसको मार दिया। ठीक है, चलिए, अब इसी तरह से आपको जिससे QRSAM मिसाइल हुआ, जिसको DRDO द्वारा विकसित किया गया है, और एक पिनाका का भी विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। पिनाका जो क्या है, ये आपको ट्रक पर लोड होता है, ये भी मिसाइल है जो आपको जाके मार कर इसको मारा जाता है, धरती से धरती में मार करता है। ठीक, पिनाका ये आपको अटैक करता है, याद रखिएगा। पिनाका जो है अटैक करता है, लेकिन QRSAM जो है वो आपको रक्षात्मक मिसाइल है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट आते हैं, स्कॉर्पियन श्रेणी के 5वीं पनडुब्बी बागीर का जलांतरण, याद रखिएगा। बागीर जो है किस प्रकार का पनडुब्बी है, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, कहाँ पे इसका जलांतरण किया गया, ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका जलांतरण आपको मुंबई में किया गया, मझगांव डॉकयार्ड से। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मझगांव डॉकयार्ड कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है, और आपको वागिर क्या है, तो एक प्रकार का पनडुब्बी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपको नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, 2005 में हस्ताक्षरित प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर समझौते के तहत मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड जो मुंबई में प्रोजेक्ट 75 के तहत इस प्रकार से स्कॉर्पियन श्रेणी की मिसाइल बना रहा है। तो प्रोजेक्ट 75 किस चीज़ से संबंधित है, तो मिसाइल पनडुब्बी निर्माण से। क्या चीज़ से संबंधित है, पनडुब्बी निर्माण से। ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इस श्रेणी के तहत अन्य पनडुब्बी जो बनाए गए हैं उसमें आपको है कलवारी। ठीक है, और उसी के तरह आपको खंडेरी, उसी तरह क्रंच और बेला। अब 5वीं पनडुब्बी वागिर हुई, तो आपको कलवारी, खंडेरी, क्या कहते हैं, करंज, वेला 4 हो गया। आप बागिर 5वीं हो गई। 5 का नाम याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया गया जो आपको स्कॉर्पियन श्रेणी के है। और 6 पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 तहत बनाई जानी है। छठा होगा वाक्शीर। इतना आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। अब देखिए इस लाइन से यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या क्या बन गए हैं। तो सबसे पहले वागिर क्या है, पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो पनडुब्बी निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट है। ठीक है, मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ है, तो आपको मुंबई में है। ठीक, और 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी के तहत प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बी बनाई जानी है, तो 6, जिसमें से 5 बन गए। और 5 कौन कौन से हैं, तो पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। जब हार्ड बनाएगा क्वेश्चन तब पूछेगा, लेकिन अभी तक जो बताया उतना क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, संभावना ज़्यादा रहेगी।
ठीक, तो आप 506 मिसाइल जो पनडुब्बी है उसका नाम क्या क्या है, तो कलवरी है, खंडेरी है, ठीक, करंज है, वेला है, बागीर है, और उसी की तरह से आपको एरावत है। ठीक, चलिए एरावत नहीं, आपको वागसीर है, छठी वागसीर है, एरावत नहीं। मिशन सागर 2 के तहत मित्र राष्ट्रों के आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति। अब देखिए मिशन सागर 2 जो है इसमें आपको मित्र राष्ट्र जो थे उनके लिए आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा रही है कोविड काल में। उसी तरह से मिशन एक था जिसका उद्देश्य सेम था, दवा और आवश्यक खाद्य पदार्थ आपूर्ति करने के लिए, लेकिन क्षेत्र अलग अलग है। ठीक है, मिशन 1 जो था उसमें आपको जो समुद्री पड़ोसी राष्ट्र है जैसे मॉरिशस हो गया, हिंद महासागर के मॉरिशस हो गए, मेडागास्कर हो गया, ठीक है, कोरोमस हो गया, इस सब क्षेत्र, मालदीव हो गया, इस सब क्षेत्र को आपको सामग्री पहुंचाई जा रही थी। लेकिन मिशन सागर 2 में जो अफ्रीका के जो तटीय देश है उनको आपको राहत कार्य किया जाना, उनको सहायता पहुंचाई जा रही है। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे मिशन सागर 1 क्या है, 2 का अंतर बता दिए, और मिशन सागर 1 को किस पनडुब्बी से आपको मतलब संचालन किया, तो आपको एक क्वेश्चन जो हो जाएंगे वो हो जाएगा INS केसरी, कहीं एग्जाम में पूछ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मिशन 2 को किस आपको सागर किस मतलब पनडुब्बी से इस प्रकार के आपको सर्विस दी जा रही है, तो INS एरावत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो सागर 1 सागर 2, सागर 1 क्या है, सागर 2 क्या है, पनडुब्बी कौन सा इस्तेमाल किया गया बता दिए। ठीक है, इसमें कुछ देश का नाम है, उनका क्या कीजिएगा, अगर राजधानी आपको याद नहीं है तो राजधानी याद कीजिएगा, इस प्रकार से राजधानी आप याद कर सकते हैं क्योंकि न्यूज़ को बार बार पढ़िएगा। ठीक है, राजधानी आप लोग याद भी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का परीक्षण। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपको भारत और सबसे पहले इसके ऐतिहासिक देखिए क्या क्या है, न्यूज़ तो ठीक है, इतिहास से भी जोड़ के पूछता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को कौन कौन देश मिलकर बनाए हैं, तो भारत रूस मिलाए हैं, जो आपको भारत रूस के द्वारा बनाया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो पहले 290 थी, अब 400 हो गई है। ठीक है, ये आपको ज़मीन से, पनडुब्बी से, वायुयान से सबसे परिक्षेपित हो सकता है। ठीक, और ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपको इसकी गति कितनी है, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको गति नहीं पूछेगा, हमारा क्षमता पूछेगा कितना किलोमीटर है, तो 400 किलोमीटर हो गया है अब। और गति यहाँ पे दिया है तो बता दे रहे हैं 2.8 मैक है। और मैक क्या है, तो मैक जो है, एक मैक जो होता है बराबर हवा में ध्वनि की चाल। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक मैक बराबर हवा में ध्वनि की चाल जो होता है उतना होता है। नेक्स्ट आते हैं 330 किलोमीटर के आसपास में है, 32 किलोमीटर पर 332 मीटर पर सेकंड है हवा में ध्वनि की चाल, ये बात याद रखिएगा। तो एक मैक बराबर 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, इसी में कुछ न्यूज़ और है उसको हम आप लोग बता रहे हैं। हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ठीक है, रूस के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, जो रूस के मोरकोवा और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर है, याद रखिएगा। मोस्कोवा और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसको बनाया गया है, याद रखिएगा। बस इतना आप लोग को याद करना है। इसी तरह से उमंग जो एप्स है जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जारी किया गया है, देखिए ये एप्स क्या है, तो एप्स उमंग एप्स जो है इसमें क्या किया गया है, कई एप्स को एक साथ शामिल कर लिया गया है। ठीक है, जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो भी सेवाएं एप्स के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से पहुंचा जा रही है, उसको एक ही एप्स के द्वारा लोगों को मिल जाए। तो उसी का पहले राष्ट्रीय संस्करण 2018 में 17 में लॉन्च किया गया था, और 18 में इसका अब 20 में इसका क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। तो उमंग एप्स का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया है अब। ठीक, उमंग एप्स क्या है बता दिए हैं। तो नागरिकों को एक ही मोबाइल ऐप्स के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न संगठन विभागों के विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उमंग नाम का एक मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म बहुभाषी मल्टी सर्विस ऐप्स 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज होगा मेरा, हाँ, नेक्स्ट न्यूज जो है वो भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर प्रणालियों में 63वां स्थान।
तो सुपर कंप्यूटर जो है भारत का परम सिद्धि, वो आपको कितना स्थान प्राप्त किया है विश्व के सभी सुपर कंप्यूटर में? तो 63वां स्थान प्राप्त किया है। ये बात आप याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसको हम कवर करते हैं। तो भारत के सुपर कंप्यूटर में कितना स्थान है? तो 63वां है। कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो आपको परम सिद्धि है इसका नाम। नेक्स्ट जो न्यूज़ होगा वो आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया जा रहा है, आप लोगों को पता है, उसका चरण 3 के तहत 2.65 करोड़ रुपया जारी किया गया। तो इसमें आप लोग को इतना ही जानना है कि आत्मनिर्भर भारत आपको भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें भारत को क्या करना है? आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत कुल जीडीपी का आपको 10% राशि खर्च की जा रही है, जो 20 लाख करोड़ रुपया है। ठीक, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें कौन कौन घोषणा किए गए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं दिया है कोई आपको याद करने के लिए। प्रथम में था, द्वितीय में था, इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है पीडी के थ्रू, वो है आपको, हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे हैं, वो न्यूज़ है आपको, फ्रांस से 3 और राफेल विमान भारत को प्राप्त हुए। फ्रांस से 3 और राफेल विमान भारत को प्राप्त हुए। तो राफेल विमान कहाँ से खरीद रहा है भारत? तो फ्रांस से। कितना राफेल विमान खरीदेगा? तो 36 राफेल विमान खरीदेगा। प्रथम बार जो राफेल विमान आया वो कहाँ पे रखा गया है? तो हरियाणा के आमला में। बस, दूसरा तीसरा आगे कहाँ रहा उसका कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो आया है, खेप आया है, वो आपको बंगाल में रहा है। तीसरा जो है गुजरात में रहा है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राफेल विमान के तहत कितने विमान खरीदे जा रहे हैं राफेल से तहत? तो 36 राफेल खरीदे जा रहे हैं। प्रथम बार जो राफेल आया वो कहाँ रहा? तो आंवला में रहा, हरियाणा में। ठीक है, और राफेल जो विमान है वो कहाँ से खरीदे जा रहे हैं? फ्रांस से खरीदे जा रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब ये आपको पार्ट 1 हुआ, ये हमारा समाप्त हुआ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो करंट का तो कमेंट कीजिए, इसका सीरीज हम लोग आगे जारी रखेंगे। इस तरह से हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम जो होगा 5 महीने का, जनवरी से मई तक ख़त्म करेंगे 2-3 वीडियो में, 3-4 वीडियो, 3 वीडियो में। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय होगा, आर्थिक होगा। ठीक है, उसके बाद हम मंथली कहिएगा तो मंथली पढ़ा देंगे, अगर हमारा पढ़ने का स्टाइल अच्छा लगा हो तो। हमेशा ही पीडी पढ़ते हैं, पीडी में क्या याद करना है आपको समझा दे रहे हैं। ये मेरा 6-7 साल का अनुभव है, इससे बाहर पीडी से क्वेश्चन जा ही नहीं सकते हैं। जाएगा तो 1-8%, जिसको आप लोग तो इतना ही बना लीजिएगा तो सबसे आगे हो जाइएगा। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए नमस्कार दोस्तों।